तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 1 की जो टर्म 2 का जो मॉडल पेपर आया है ज्योग्राफी का, उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए वीडियो को देखते हैं। चलिए, आपका कुछ इस प्रकार का सामान्य निर्देश है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, विस्तार से देख लीजिए। और आपका कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर फटाफट दूंगा, ठीक है, टाइप करके रखा है मैंने। अब आपको आंसर देखना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है, देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर से बाद में धीरे धीरे मैं आपको दिखाते रहे प्रश्न को जल्दी से जल्दी, जिससे कि वीडियो बड़ा ना जाए। हो गया, देख लिए और देख लीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न है, तो देख सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हम लोग फटाक से देख लेते हैं। तो क्या है आंसर, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है, चलिए देखते हैं उत्तर। कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर क्षेत्र में कितना व्यक्ति रह रहा, उस व्यक्ति की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर 1 किलोमीटर है, तो उस 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितना व्यक्ति रह रहा है, कितना लोग रह रहा है, उस 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितना व्यक्ति रह रहा है, उस व्यक्ति की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। कि कितनी मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है। जो जनसंख्या प्रवास है, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर निवास कर रहे स्थानों को जनसंख्या प्रवास कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या तो फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर निवास करना, यानी कि कोई है वो दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर या तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाके रह रहा है और निवास कर रहा है, इसी को हम लोग जनसंख्या प्रवास कहते हैं। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना या तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रहना, उसे हम लोग जनसंख्या प्रवास कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कारणवश गया हो। ठीक है, तो देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति क्या है। ठीक है, जो हरित क्रांति है वो क्या है, तो देख लेते हैं आंसर। कि नवीन कृषि प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई से निश्चित जलापूर्ति द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन में होने वाली अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति है। देखिए, यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ कि नई नई तकनीक, नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई सिंचाई के माध्यम, मतलब कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों से कृषि करना हरित क्रांति है। यानी कि एक विशेष नया नया तकनीक, नया नया टेक्नोलॉजी का एक मतलब इस्तेमाल किया गया और विशाल क्रांति हुआ, इससे हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, यही है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। आपका चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधात्विक खनिज के 2 उदाहरण दें। ठीक है, जो धात्विक खनिज है इसका 2 उदाहरण देना है। ठीक है, धात्विक अधात्विक, तो धात्विक पूछा है तो धात्विक खनिज के 2 उदाहरण, जैसे कि लोहा हो गया और तांबा हो गया, इनके 2 उदाहरण रहे। चलिए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। ठीक है, तो आपका पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पूछा जा रहा है कि जल संभर प्रबंधन के 2 उद्देश्य बताएं। जो जल संभर प्रबंधन है, इसके 2 उद्देश्य बताना है। इसमें भी एक को एक ही अंक मिलेगा। ठीक है, 1 से 5 तक जो सामान्य निर्देश दिया है उसमें 1 से 5 तक का एक अंक प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं पांचवा प्रश्न उत्तर हो जाएगा मिट्टी तथा जल संरक्षण। ठीक है, जो जल संभर प्रबंधन है, इसके 2 उद्देश्य, एक तो मिट्टी तथा जल का संरक्षण। ठीक है, छठा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। जो जल प्रदूषण हो रहा है, वाटर जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसको रोकना है, तो इसके लिए सुझाव देना है आपको। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, इसके लिए आपको सुझाव देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर है आपका कि उद्योग में काम करने के बाद अपशिष्टों को जल में ना बहाएं। यानी कि उद्योग जो है, यानी फैक्ट्री वगैरह है, उसमें हम लोग काम कर लेते हैं और क्या करते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं तो उसको हम लोग जहाँ तहाँ बहा देते हैं, यानी कि नदी नालों या तो फिर जो भी काम करते हैं फैक्ट्री में, और हम लोग बहा देते हैं नदियों में। यही बताया जा रहा है कि उद्योगों में काम करने के बाद अपशिष्टों को जल में ना बहाएं। और आगे देख लेते हैं क्या है। फिर है कि जलाशयों के, ठीक है, जलाशयों के आसपास गंदगी करने, उसमें नहाने, कपड़ा धोने इत्यादि को रोका जाना चाहिए। यानी कि जो जलाशय है, तो जलाशय कुछ भी हो सकता है, जलाशय के आसपास गंदगी ना फैलाएं, सबसे बड़ी बात। और नहाने, कपड़ा धोने इत्यादि को रोका जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि तालाबों आदि स्थानों पर पशुओं को नहीं धोना चाहिए। क्या होता है कि बहुत से तालाबों में क्या होता है कि पशु को पूरा नहलाया जाता है, धुलाया जाता है,
उससे भी जल प्रदूषण होता है। इसको भी ध्यान रख के करना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, गाँवों, कस्बों, शहरों, महानगरों तथा में शौचालय की स्थापना करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, गाँव में शौचालय भी बनवाना चाहिए। ठीक है, सब जगह शौचालय होना चाहिए, यह नहीं कि बिना शौचालय को तो ऐसे में तो बीमार भी फैलता है और जल भी प्रदूषण होगा, इसमें भी एक कारण है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे। तो अगला आपका है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को तैयार करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए स्वयं को भी तैयार करना चाहिए सबसे पहले, और तरीके से लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और इस खुद हमको तैयार होना ही है, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करना है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, ये रह गया आपका आंसर छठा का। और सातवां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकृत करना है। आकार के आधार पर विनिर्माण जो उद्योग है इसको वर्गीकृत करना है। तो देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग निम्नलिखित है। ठीक है, आकार के आधार पर विनिर्माण जो उद्योग है, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया और बृहत उद्योग हो गया। ठीक है, देखिए समझिए क्या बात है। जो कुटीर उद्योग है ना, ये वाला कुटीर उद्योग यानी कि सबसे निचला वाला होता है, यानी कि जिसको घर में बनाया जाता है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन हो गए। ठीक है, बांस का वगैरह वगैरह बनाया जाता है। और क्या 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 जो घर में जो बनाए जाते हैं, मिट्टी से हो गए, पत्थर से हो गए, ये सारा का सारा आपका कुटीर उद्योग या तो फिर गृह उद्योग का उदाहरण है, एक हो गया। दूसरा आपका लघु या तो छोटे पैमाने का उद्योग, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह जो होते हैं सामान्य तौर पर, वो हो गए। और बृहत या बड़े पैमाने के उद्योग ये ज़्यादातर विकसित राष्ट्रों में ही होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका आठवां प्रश्न। तो आपका आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का वर्णन करें। यानी कि देखिए, ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत होते हैं, एक तो गैर परंपरागत होते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि गैर परंपरागत जो ऊर्जा है इसके स्रोतों का वर्णन करना है बोला है। तो इसमें भी आपको 3 अंक मिलेंगे। तो देख लेते हैं। पहला आपका है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित है। इस प्रकार से आपको बना के थोड़ा लिखना है। ठीक है, उदाहरण देना है, जैसे कि हो गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में आप कुछ थोड़ा विशेष लिख सकते हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा ज्वार ऊर्जा, तीसरा आपका भूतापी ऊर्जा, और चौथा आपका जो है वो बायोगैस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको वर्णन करने बोला, तो थोड़ा बता दीजिएगा बढ़िया से। तो पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और बायोगैस, इस प्रकार से आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न हमको पूछा जा रहा है कि वर्षा जल संरक्षण क्या है, इसके 4 उद्देश्य बताएं। तो वर्षा जल संरक्षण है ना, इसको क्या है उसको समझाना है और इसके उद्देश्य भी बताना है। तो देख लेते क्या है कि वर्षा के बाद वर्षा जल को कामों में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जो वर्षा का जल है, तो जब वर्षा होती है उस जल को क्या होती है कि वर्षा के बाद कई कई इलाकों में क्या है, किसी भी प्रकार से को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, टंकी बना के या तो फिर गड्ढे करके, मैंने नाना प्रकार के आप किसी ऐसी व्यवस्था करें कि जो बरसात का पानी हो फालतू में ना बह कर चले जाए, कि उसका काम भी है। इस प्रकार से कि बोलो कि वर्षा के बाद वर्षा जल को कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और छत पर गिर रहे बारिश के पानी को इकट्ठा करके। ठीक है, जैसे कि छत पर गिर रहे बारिश के समय पानी को इकट्ठा करना है छत वाला, तालाब या झील के अलावा ज़मीन में टैंक बनाकर। ठीक है, तालाब या तो फिर अन्य जगह पर भी हम लोग जैसे कि टैंक बनाकर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल सिंचाई के लिए कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पानी बनाकर इस्तेमाल सिंचाई के लिए कम हम कर सकते हैं। जो तालाब या तो फिर झील के अलावा हम लोग ज़मीन पर जो टैंक बनाते हैं, इस पानी को जो हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस लिए, सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस प्रकार से लग गया। और क्या कर सकते हैं कि जल का व्यर्थ ना करना है। ठीक है, यानी कि जितना आवश्यकता है उतना ही जल का हम लोग प्रयोग करें, ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट वाटर का नहीं करना है। और क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको जल तक सही पहुँच हो, यानी कि जल तक सही पहुँच हो। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया। और दूसरा हो गया कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह अति आवश्यक है, यानी कि जो उदाहरण बताएं कि जहाँ कम वर्षा है इसके लिए और भी अच्छे कारक हैं। चलिए देख लेते हैं 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10वां प्रश्न है आपका कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। जो भारत में कृषि है इसका जो प्रमुख समस्या है, क्या क्या समस्या है उसका वर्णन करना है। तो देख लेते हैं क्या समस्या है भारत में। ठीक है, तो उत्तर आपका यह रहा कि भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संसार के
कि विकसित देश की तुलना में हमारी कृषि की उत्पादकता अभी कम है। ठीक है, भारत जो है विकास के क्षेत्र में अगर बात किया जा सकता है तो बहुत अधिक प्रयास कर रहा है, लेकिन विश्व के जो ऐसे ऐसे विकसित राष्ट्र हैं उसकी तुलना में भारत अभी थोड़ा कम है। लेकिन अगर प्रयास रहेगा तो बहुत जल्दी ही हम लोग विकसित हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो भारत जो है, आपको बताना है आंसर, कमेंट कीजिए, बताइएगा। आपके लिए प्रश्न रहा कि जो भारत है ना, विकसित देश है या तो फिर विकासशील देश है, आप इसको आंसर बताइएगा। ठीक है, भारत, प्रेम से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि भारत विकसित देश है या तो फिर विकासशील देश है, आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न रहा, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर 10वां का। तो भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारी कृषि की उत्पादकता अभी कम है। ठीक है, इनके अनेक कारण हैं। अब क्या कारण है, रीज़न तो कुछ होना चाहिए ना कि क्यों हम लोग समस्या है, क्या समस्या है, रीजन भी है इसके पीछे। तो देख लेते हैं। जैसे कि हो गया पर्यावरण कारक हो गए, इनमें पर्यावरण भी कारक है। आर्थिक कारक यानी कि किसी भी देश का जो देश का संचालन होता है, देश का जो मेन पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट मतलब क्या, आपको विकसित कैसा हो रहा है, पॉइंट वही हुआ कि एक एक पॉइंट, जैसे कि पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या, ये सब सारा पॉइंट हो गया आपका। तो इसके तहत ही किसी भी देश का विकास होता है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक कारक सबसे बड़ी कारक होती है, ये भी अच्छे होना चाहिए। ठीक है, सभी कारक मिल के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, उस तरह से देश विकसित होता है। ये रहा, क्या होगा, औद्योगिक ही कारक, ये सारा आपका कारक रह गया। तो देख लेते हैं आपको 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या की है। अब भारत में जो जनसंख्या घनत्व है, तो इसको जो प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उस कारक का नाम बताना है। तो देख लेते हैं इसका फटाक से आंसर। तो आंसर है कि किसी भी देश, ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, वहाँ पाए जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की शक्ति और आवागमन की मार्गों की सुविधा आदि कारकों पर निर्भर करती है। किसी भी देश का जो जनसंख्या वितरण है, ठीक है, वहाँ जो प्रभावित करता है व्यक्तियों को, तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की स्थिति, वहाँ का संसाधन कैसा है, वहाँ का भूभाग कैसा है, वहाँ की आवागमन की सुविधा कैसे हैं, इन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ये आपका है कुछ पॉइंट, इसको देख लेते हैं क्या क्या है प्रभावित करने वाला कारक है। पहला कारक हम देख लेते हैं। तो आपका पहला कारक इसमें से है अनुकूल जलवायु। ठीक है, वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा रहने के लिए, वहाँ का जलवायु अच्छा होना चाहिए, वहाँ का तापमान होना चाहिए अच्छा। ठीक है, इस प्रकार से वर्षा की मात्रा, यानी कि वहाँ जहाँ पर व्यक्ति रहेगा वहाँ जल की उपलब्धता होना चाहिए। ठीक है, फिर मिट्टी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छा रहेगा तो भी वहाँ उपजाऊ अच्छी होगी। ठीक है, तो मिट्टी का उपजाऊपन भी अच्छा होना चाहिए। और क्या होना है, परिवहन के मार्ग एवं व्यापार भी होना चाहिए। वहाँ आवागमन के लिए अच्छी से अच्छी साधन का व्यवस्था होना चाहिए, व्यापार भी होना चाहिए। ठीक है, और परिवहन के साथ साथ वहाँ परिवहन का मार्ग भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी तो अच्छा है लेकिन वहाँ की सड़क खराब है। तो सारा का सारा जिस चीज़ को लेकर ही आकर्षित होता है व्यक्ति, और उस स्थान पर जाने को उसका मन करता है और अट्रैक्ट होता है। और क्या है कारण, उनमें से रीजन हो गया आपका कि नगरीकरण हो गया। ठीक है, नगरीकरण हो गए, खनिज हो गए, औद्योगिक केंद्र हो गए, और सामाजिक कारण। इस प्रकार से आपको कुछ कारण हैं। तो चलिए देख लेते हैं 12वां प्रश्न। ठीक है, तो आपका 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में जो गेहूं है, तो गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाक से आंसर। तो आंसर आपका है कि भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी कि भारत में चावल के बाद दूसरा नंबर में जो आता है वो गेहूं आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसे भारत में शीतकालीन अवधि में रबी की फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित दशा आवश्यक है। जो गेहूं उत्पादन है इसके लिए कुछ दशाएं हैं, जैसे कि हो गया तापमान। ठीक है, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य है। ठीक है, जरूरत है। और मृदा भी देख लेते हैं, वहाँ की मिट्टी पर भी निर्भर करता है किस तरह का वहाँ मिट्टी है। तो आपका मृदा हो जाएगा दोमट मिट्टी और काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी गेहूँ के उत्पादन में अच्छी मानी जाती है। श्रम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गेहूँ की कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और देख लेते हैं भारत जो है, भारत में सबसे अधिक जो
गेहूँ उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो सबसे अधिक जो गेहूँ उत्पादन होता है वो भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी 5 नंबर का आपका है। तो देख लेते हैं। तो मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखें। प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण क्या है और मृदा प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसका कारण भी बताना है। तो देख लेते हैं तुरंत। देखिए, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं, यानी कि जो प्रदूषण हो रहा है मिट्टियों में, यानी कि मृदा में जो हो रहा है प्रदूषण, उसे हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। समझ रहे ना, कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं बस, या तो फिर मृदा में होने वाले प्रदूषण को हम लोग मृदा प्रदूषण कहेंगे, एक ही चीज़ है। इसका रीज़न देखेंगे, ठीक है, कारण क्या है। तो कुछ कारण इसमें हम लोग लिख रखा है, देख सकते हैं। तो कारण आपका मृदा प्रदूषण को निम्न कारक है। तो कारक देख लेते हैं, जैसे कि हो गया कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करना, ठीक है। जब कृषि करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और न्यू जो आया अभी बाज़ार में मार्केट में, ये अधिक छिड़काव करते हैं हम लोग। ये भी एक कृषि में मिट्टी को ख़राब करता है और बरक। फिर क्या होता है, वृक्षों की अधिक कटाई, वृक्ष की कटाई भी मृदा प्रदूषण का एक कारण बनता है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है इसका। और जैसे कि खनन हो गया, खनन भी एक इसका हो गया है। जैसे कि खनन होता है वहाँ से भी मृदा प्रदूषण होता है। औद्योगिक कचरा हो जाता है, जो उद्योगों में जो कचरा जमता है उससे भी मतलब मिट्टी प्रदूषण होता है। यानी कि मिट्टी किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है आपको पूरा बताना है, और विस्तार से आप इस तरह से अपने मन से भी लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। इससे अच्छा आप लिख सकते हैं अगर जोड़ जोड़ के लिखने का प्रयास कीजिएगा तो, ठीक है। तो प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या समझने की, पूरा का पूरा आप छापने की कोशिश ना करें, ठीक है। अपने आप भी कुछ लिख सकते हैं जोड़ जोड़ के, समझिए कि क्या है मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी के प्रदूषण को पूछा जा रहा है। हर एक चीज़ को आप ध्यान से पूर्वक सुनिए पहले और समझिए। तो देख लेते हैं। फिर नगरीकरण भी एक आपका कारण हो गया, ठीक है। नगरीकरण यानी कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, शहर की ओर आकर्षित होते हैं ना, बस वही नगरीकरण। देखते हैं और कारण क्या है। देखिए, बढ़ती जनसंख्या भी एक कारण है, ठीक है। जो जनसंख्या भी एक मिट्टी का जो प्रदूषण का एक कारण है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपका प्रश्न समाप्त हो चुका है। सेट 1 सेट 2 जल्द ही लाने का प्रयास करूँगा। और भी किसी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम जब भी वीडियो बनाएंगे और जब भी पब्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको वीडियो पहुंच जाएगी। लाइक कर दें, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो जो करना है आपको पता ही है, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब तो आप ही लोग को पता है क्या करना है। और मगर पढ़ाई ध्यान से करें, कुछ करें या ना करें, पढ़ाई करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।